हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम एपीआई प्रणाली के खिलाफ बात करने वाले हैं, एपीआई प्रणाली के विरोध में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक छोटा-सा वीडियो डाला था कि जो पीएचडी होल्डर हैं और उनके द्वारा क्या माँगें रखी गई थी और क्या ड्राफ्ट उनके द्वारा तैयार किया गया था, इस पे एक जानकारी के तौर पे मैं आपको वीडियो बनाकर दिया हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि उनके द्वारा क्या माँग की जा रही है। अब आगे का जो मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यह बहुत सारे फैक्ट्स, तथ्य और तर्क के आधार पे बनाया गया वीडियो है। यह कोई ऐसा नहीं है कि चलते-फिरते जो मन में आया वैसा बना दिया गया। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि किसी भी पीएचडी वाले व्यक्ति या पीएचडी उपाधिधारी किसी भी व्यक्ति का मैं अपमान या फिर उनको ठेस पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। बस हम नेट पास विद्यार्थियों का जो हक है, जो हमारी माँगें हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी बात करेंगे। चूँकि आपने अपनी माँग को रखते हुए अपनी स्वार्थता को सबसे ऊपर रखा, तो जब आप खुद निष्पक्ष होके बात नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी और से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वह भी निष्पक्ष होके बात रखे। तो कुल मिला के यह वीडियो एपीआई प्रणाली के विरोध में है और क्या-क्या इसमें फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, क्या-क्या बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसके बाद सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। और खास तौर पे मैं बता दूं आपको कि अगर इस आंदोलन, एक तरह से आंदोलन इसको नहीं कहेंगे, पहले हम लोग का प्रयास रहेगा कि डायरेक्ट हम लोग बात करें। अगर बात सक्सेसफुल नहीं रहा, बात अगर हमारी नहीं सुनी गई, तो उस कंडीशन में हम लोग अनशन पर भी बैठ सकते हैं। तो कुल मिला के पहले हम लोग जान ले कि हम लोग को एपीआई प्रणाली से क्या नुकसान है या कैसे हमें दीमक की तरह खा जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं शुरू करने से पहले एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि अभी हाल ही में बिहार में बिहार विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा कॉन्टेक्ट बेसिस पे कॉन्टेक्ट बेसिस पे आपका वैकेंसी निकाला गया था। कॉन्टेक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकाला गया था और इस वैकेंसी में एपीआई प्रणाली को प्रमुखता से उठाया भी गया था। ठीक है। और एपीआई प्रणाली के बेसिस पे लोगों का सिलेक्शन हुआ और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो थे, जो नेट में 250-250 तक अंक लेके आए हैं। हो सकता है कि किसी कारणवश वह 10th 12th में बहुत अच्छा नहीं थे, लेकिन जब अभी मौका मिला उनको, तो 300 में से नेट के एग्जाम में 250, 240, 230 ऐसे नंबर लेके आ रहे हैं। लेकिन उनको एपीआई के कारण, एपीआई के चलते इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया, क्योंकि 10th 12th या ग्रेजुएशन में उनका नंबर कम था और काबिलियत होने के बावजूद उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि एक अगर काबिल व्यक्ति, एक जानकार व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति अगर उस जगह पे ठुकरा दिया जा रहा है या फिर उसको नहीं बुलाया जा रहा है, तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी। तो कुल मिला के एपीआई प्रणाली शिक्षा व्यवस्था को किसी न किसी, कुल मिला के हायर एजुकेशन को, जो है शिक्षा व्यवस्था में हायर एजुकेशन को एपीआई प्रणाली दीमक की तरह खा रहा है और इसे खत्म कर देना चाहिए। पहले तो फिर से मैं कहूंगा कि पीएचडी वाले जो विद्यार्थी हैं या पीएचडी वाले हमारे जो बड़े भैया लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें भी सपोर्ट करें और सिर्फ अपनी स्वार्थता से ऊपर उठकर हमारी भी मांगों को समक्ष या फिर राज्यपाल या सरकार के समक्ष रखें, ताकि हमारे साथ भेदभाव नहीं हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी एक व्यक्ति या एक पक्ष के साथ अच्छा करने के चक्कर में हम दूसरे के साथ भेदभाव कर दें। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। और हो सकता है कि इसमें कुछ लोग मुझे गाली गलौज भी दे, तो खैर उससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन हम तो अपनी मांग रखेंगे ना। अब गाली गलौज के डर से आप अपना डिमांड, अपना मांग, अपने हित, अपने स्वार्थ को नहीं देखिएगा। जब अगला अपने स्वार्थ को साधने में लगा है, तो अगर आप अपना स्वार्थ नहीं देखिएगा, तो फिर कल होके आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो पहला पॉइंट हमारा है उन लोगों के लिए कि जो पीएचडी कर चुके हैं, और यह सब पे लागू नहीं होता है, बस कुछ लोगों पर लागू होता है। मैं सबको इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि लिखित परीक्षा से डर होने का क्या वजह है। जैसे आप पहले तो बीपीएससी यानी बिहार विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा कहा गया, बीपीएससी नहीं है वह, मतलब बिहार विश्वविद्यालय आयोग जो नया संस्था बना है, उसके द्वारा कहा गया कि हम लिखित परीक्षा यानी डिस्क्रिप्टिव मोड में लेंगे। चलिए, आपके द्वारा मांग रखा गया कि हम एमसीक्यू मोड में आप करवाइए। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है कि जिसमें काबिलियत होगी दोनों कंडीशन में वह निकाल लेगा। लेकिन आप इतना परीक्षा से डर क्यों रहे हैं, परीक्षा से भाग क्यों रहे हैं? हर जगह आप एपीआई प्रणाली का ही प्रयोग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपको पीएचडी के बेसिस पे 30 पॉइंट मिल जाएंगे, अनुभव का भी आपको कुछ नंबर मिल जाएगा, पीएचडी में आप कई सारे आर्टिकल वगैरह भी पब्लिश करवाए होंगे, उसका भी नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आप डर क्यों रहे हैं? अगर आप में सही में योग्यता, काबिलियत है, तो हमको लगता है कि डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और खास तौर पर वह पीएचडी धारी लोग जो सही में जेन्युइन ढंग से पीएचडी किए हैं, वो हम लोग से बहुत हाई लेवल का नॉलेज रखते हैं। उनके सामने नेटधारी या जेआरएफ वाला व्यक्ति कुछ नहीं है। जो पीएचडी अच्छे संस्था से और अच्छे तरीके से किए हुए हैं, उनके सामने माने हमारे वो तो गुरु के समान है कहा जाए, तो उनसे बहुत सारा गाइडेंस मिलना चाहिए हमें। और वही अगर हमारे एग्जाम के पैटर्न से डरेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं मेरिट छट जाएगा। और एपीआई प्रणाली की वजह से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सही में डिजर्व करते थे असिस्टेंट प्रोफेसर का नौकरी, लेकिन उनको नहीं मिल पाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम एपीआई प्रणाली को जितना हो सके खत्म करने की बात करें, क्योंकि जिसमें काबिलियत है, बहुत सारे ऐसे भी
पीएचडीधारी लोग हैं जो कई साल पीएचडी किया हो गया उनका, लेकिन आज तक नेट उनके पास नहीं है। तो उस कंडीशन में हम कैसे मान लें कि उनका जो डिग्री है सही में वैलिड है? क्योंकि जो वाक़ई में सही से पीएचडी किया है भैया, मान के चलिए आप, उसके पास इतना नॉलेज है कि मतलब नेट तो उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता है। नेट कुछ है ही नहीं उन लोग के आगे। और अगर आप में योग्यता है तो फिर एग्ज़ाम से डरने की क्या ज़रूरत है? हर जगह एपीआई का ही प्रयोग क्यों किया जाए? तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अभी जो मैंने ड्राफ्ट आप लोग को बताया, उस ड्राफ्ट में कहा गया कि जब हम एग्जाम आप लीजिएगा और जब इंटरव्यू की बात आएगी तो वहाँ पे डेमो करवा के हम देखेंगे। बहुत अच्छा चीज़ है। डेमो से एक तो इंटरव्यू में उनको फ़ायदा होगा, पता चलेगा कि वाक़ई में जो आपको नॉलेज है, उस नॉलेज को आप विद्यार्थी के सामने रख पा रहे हैं कि नहीं। डेमो से एक अच्छा जानकारी मिल जाएगा कि ये भी हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज़ हों, लेकिन वो उनके पास पढ़ाने का तरीका उनको नहीं पता है। दूसरा पॉइंट हम लोग एमसीक्यू की बात करेंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्टिव लीजिए, उसमें भी हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, और एमसीक्यू बेस्ड लीजिए, उसमें भी तैयार हैं, क्योंकि हमको अपने काबिलियत पे कहीं कोई 1% संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, हम एपीआई का विरोध करेंगे, क्योंकि एपीआई से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो वाकई में जेन्युइन हैं, पढ़ने में तेज थे, किसी कारणवश उनका 10th 12th ग्रेजुएशन में अच्छा नंबर नहीं आ पाया। अब सिर्फ इस बेसिस पे आप उसको छांट दीजिएगा कि आपका एपीआई स्कोर खराब है, आपने पीएचडी नहीं किया, तो उस कंडीशन में उसके साथ भेदभाव हो रहा है ना। शिक्षा व्यवस्था कहाँ साफ सुथरा रहा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे हमारे ऐसे परिचय का तो हम नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएचडी तो कर चुके हैं। आज से 5 साल 7 साल पहले उनका पीएचडी हो चुका है, कोई 2 साल पहले पीएचडी किए हैं, लेकिन आज तक उनके पास नेट नहीं आया। आखिर इसका कारण क्या है? मैं यही मानता हूं कि हमारे नज़र में जो पीएचडी धारी लोग हैं वो हमसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। उनके पास, मुझे नहीं लगता कि ज्ञान की कमी होगी, चूंकि 5 साल उन्होंने एक स्पेसिफिक एरिया, एक सब्जेक्ट को टाइम दिया है, तो उनके पास निसंदेह हमसे कई गुना ज़्यादा नॉलेज होगा। इसके बावजूद भी अगर आप नेट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी डिग्री और आपकी योग्यता पर संदेह पैदा करता है, चूँकि एग्ज़ाम बेस्ड नेट का जो परीक्षा होता है, एग्ज़ाम बेस्ड होता है कि आप एग्ज़ाम दीजिए, जिसका जो काबिलियत होगा, वही आपके सामने नेट लेके आएगा। जैसे मैं खुद अपनी बात करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 5 बार से कंटिन्यू नेट का एग्ज़ाम पास किया है। मेरे अंदर काबिलियत थी, मैंने नेट पास किया। अब मैं हर बार 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर ऐसे जेआरएफ नहीं पास कर रहा हूँ। तो मैं यह स्वीकार करता हूँ कि हो सकता है कि मुझ में कोई कमी रह गई होगी। मैं कहीं और सुधार कर सकता हूँ तब ताकि जेआरएफ हो जाए। है ना? तो मैं अपनी कमी को समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप पीएचडी कर लिए हैं, इसके बाद आपके पास नेट नहीं है, जो कि आपके एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अलग से कुछ पूछा नहीं जा रहा है, तो अगर इसके बाद भी आपकी स्थिति यही है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे मान लें कि सारे पीएचडी वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत जानकार हैं और ज्ञानी हैं? तो कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है। चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम हैं। हम ही अपने आपका उदाहरण देके आपको बता रहे हैं कि मेरे पिताजी 10th में जब मैं था, तो मेरे पिताजी डेथ कर गए। तो 10th में पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाया और मैं काम भी करता था और पढ़ाई भी करता था। उस कंडीशन में मेरा 10th में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हुआ, चूँकि मेरा एक अच्छा खासा समय काम में निकल जा रहा था, चूँकि अपने लिए हमको पढ़ के पैसा भी जमा करना था। 10th में बहुत अच्छा नंबर नहीं आया। यही कारण है कि 12th में भी बहुत अच्छा नंबर नहीं आया, चूँकि मेरे ऊपर घर की ज़िम्मेदारी थी, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। ग्रेजुएशन का भी यही कंडीशन चला कि काम के साथ पढ़ाई मेरा चल रहा था। पीजी भी लेकिन मैंने इस बीच में एक चीज़ बढ़िया किया कि मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ा और पढ़ाई को आगे तक अभी तक जारी रखा हूँ, और यहाँ तक कि आज मेरे पास 5 बार नेट है, और इस चीज़ का मुझे घमंड नहीं है। मैं बस एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि कोई विद्यार्थी ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, घर के किसी काम का के चलते हो सकता है कि पढ़ाई पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया हुआ है। ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। 12th फेल मूवी बन चुका है इस पे कि एक थर्ड थर्ड डिवीजन या सेकंड डिवीजन से पास व्यक्ति कल होके आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बन जा रहा है, तो फिर उसको तो सुधार का मौका मिला है ना। तो उसी तरह अगर जो एपीआई स्कोर अगर आप लाते हैं, तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति का पढ़ाई या अतीत अच्छा नहीं रहा है और आज अच्छा कर रहा है और आज अच्छा करने की काबिलियत है वो, उस कंडीशन में आप उसको सुधार का मौका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उस पे एक बोझ डाल दे रहे हैं कि तुम भाई पहले नहीं पढ़ पाए हो, तो अब तो तुम्हें सुधारने की कोई मौका ही नहीं दी जानी चाहिए। तो इस कंडीशन में हम अपने आप को बहुत अलग-थलग महसूस करेंगे। तो विद्यार्थी के अतीत का भी ध्यान रखिए। हर व्यक्ति के पास सारे संसाधन नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अतीत बहुत खराब स्थिति से, खुद मेरा बहुत खराब स्थिति से है। मेरे कई दोस्त पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाई को अपना धीरे-धीरे आगे बढ़ाता रहा। हालाँकि कुछ टाइम लगा, कुछ ज़्यादा टाइम लगा, कुछ मेहनत ज़्यादा लगा, लेकिन हम कोशिश करना नहीं छोड़े। इसीलिए मेरा बहुत अच्छा 10th 12th का ग्रेजुएशन का नंबर नहीं था। तो उस कंडीशन में अगर हमको नेट होने के बावजूद भी अगर हमको नहीं बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो उस कंडीशन में कहीं न कहीं भेदभाव का सामना करेंगे हम। और इतने सामर्थ्यता के बाद भी अगर हम कुछ नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि हम जो पढ़े, हम जो सीखे, उसको हम आगे नहीं भेज पाएँगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी के अतीत और विद्यार्थी का जो भी उसका अतीत था, उसको थोड़ा नज़रअंदाज करिए, और अभी अगर कोई सुधार कर रहा है, तो उसको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए कि हाँ भाई, तुम सुधार कर रहे हो, तो तुमको
बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और एपीआई प्रणाली को खत्म कर देनी चाहिए। पांचवा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी का हम एक तुलना लेंगे। उदाहरण के तौर पे यूपीएससी की बात करेंगे कि यूपीएससी बहुत बड़ी संस्था है और यह आईएएस आईपीएस का एग्जाम लेती है। अखिल भारतीय स्तर पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, उनकी नियुक्ति करता है। अब आप एक अच्छा चीज क्या यूपीएससी के लिए देखेंगे कि यूपीएससी में अच्छा चीज है कि आपको अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग एलिजिबल या एलिजिबिलिटी है, योग्यता है। किसी कैटेगरी के लिए एज की सीमा कम है, किसी की ज्यादा, किसी में ग्रेजुएशन की मान्यता हो सकता है कि 5% ज्यादा हो, किसी में 5% कम है। लेकिन यूपीएससी क्या कहता है कि क्या सिर्फ हम 70% वाले का ही यूपीएससी के एग्जाम में बैठने देंगे? बिल्कुल नहीं। यूपीएससी को क्या चाहिए? सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, सिंपल स्नातक की डिग्री चाहिए। चूंकि यूपीएससी इतना बड़ा संस्था है और जानता है कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि उसका अतीत अच्छा नहीं हो पढ़ाई में, लेकिन आज उसको सुधार का मौका दिया जाना चाहिए ताकि वह कुछ अच्छा कर पाए। और अगर उसको मौका नहीं दिया गया तो उसके साथ भेदभाव हो रहा है, असमानता दिख रही है। तो इस कंडीशन में यूपीएससी का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि यूपीएससी सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री मांगती है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप क्या काबिलियत है आपके अंदर, आप एग्जाम में आइए और अपनी काबिलियत को एग्जाम में दिखाइए। यह नहीं है कि यूपीएससी में एपीआई प्रणाली चल रहा है कि जो 70%, 75%, 80% ला रहे हैं सिर्फ उन्हीं को यूपीएससी का एग्जाम देने का अधिकार हो। बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से यूपीएससी से कुछ सीखना चाहिए बिहार सरकार को ताकि सुधार किया जा सके। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो छठा पॉइंट है जिस पे हम लोग बात करेंगे कि अन्य राज्यों में यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान, हरियाणा और ऐसे तमाम राज्य हैं। हालांकि मैं हिंदी भाषी राज्यों का ही अभी उदाहरण दिया हूं, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां और भी इस ढंग का प्रावधान देखने को मिलता है कि यहाँ एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है। एमपी की बात करें तो एमपी में भी एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है। 900 नंबर का, 800 नंबर का एग्जाम और 100 नंबर का इंटरव्यू इसमें किया गया है। साथ ही साथ यूपी में भी 3 लेवल पे एग्जाम होता है, पीटी मेंस इंटरव्यू होता है। हरियाणा चले जाइए आप, फिर हरियाणा का भी सेम कंडीशन है, पीटी मेंस और इंटरव्यू होता है। राजस्थान में एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है। तो हम सिर्फ कुछ ही आधार पे लोगों का या अन्य राज्यों से तुलना क्यों करते हैं? जैसे अभी जो इन लोगों का डिमांड रखा गया पीएचडी वालों का, उनका कहा गया कि उम्र की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि आपका उम्र का सीमा बढ़ाने का मांग किया, चूंकि अदर स्टेट में भी 55 साल कर दिया गया है। 43 कम था तो चलिए 55 मान लेते हैं कि 55 साल होना चाहिए, क्योंकि आपने अलग अलग राज्यों का उदाहरण दिया। लेकिन आप यह भी उदाहरण क्यों नहीं देते हैं कि अगले स्टेट में या दूसरे या फिर अन्य राज्य में एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है तो आप भी एग्जाम बेस्ड ही सिलेक्शन करवाने पर विश्वास करिए, ना कि एपीआई प्रणाली पे। तो आप यहाँ आके चुप हो जाते हैं, आप यहाँ अपने स्वार्थ को साधने में लग जाते हैं कि नहीं, उम्र तो आप बढ़ा दीजिए लेकिन एग्जाम मत लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ झलक जाता है। और इस ड्राफ्ट में आपने बात किया है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लीजिए और एपीआई को भी जोड़िए। तो क्यों एपीआई क्यों जुड़ना चाहिए? एपीआई ऐसा क्या है कि मतलब जोड़ देना चाहिए उसमें? आज तक जो गलती हो गई हुई है उसको सुधारने का तो मौका कम से कम दीजिए। सरकार को सुधारना भी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार कम से कम इस बेसिस पे या इस टॉपिक पे अच्छे से सोच समझ के कोई डिसीजन ले। चूंकि आंदोलन अगर आप कर रहे हैं तो आंदोलन दूसरे पक्ष से भी किया जा सकता और लोग इसके लिए तैयार भी हैं। तो मैं निवेदन करूंगा खास तौर पे हमारे जो बड़े हमारे गार्जियन स्वरूप पीएचडी धारी लोग हैं, जिनका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, बस अपने हक की बात कर रहा हूं। क्योंकि आज मैं अगर अपनी हक और नेट पास विद्यार्थी अगर आज अपनी हक की बात नहीं करता है, मैं सभी नेट पास विद्यार्थियों और जीआरएफ जिनके पास नेट जीआरएफ है उनकी सारे लोगों की बात कर रहा हूं। इस कंडीशन में हम लोग अलग थलग पड़ जाएंगे। तो हम यहाँ नेट और जीआरएफ दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है? नेट और जीआरएफ दोनों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट की बात कर रहे हैं, नेट और जीआरएफ दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप इस बात को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं पीएचडी धारी अपने सारे गुरुजनों या फिर अपने बड़े भैया लोग से निवेदन करूंगा कि आपने जहां उम्र का हवाला अलग स्टेट के लिए देते हैं, वहीं अलग एग्जाम के लिए भी हवाला दीजिए कि सिर्फ एग्जाम बेस्ड और प्योर कंपटीशन बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए। एपीआई की कोई गणना नहीं की जानी चाहिए, जिसमें जो काबिलियत होगा नौकरी ले लेगा। ठीक है? उम्र का वही आपको उदाहरण दिए कि उम्र का तुलना तो आप अलग राज्य से या दूसरे राज्य से कर देते हैं, लेकिन एग्जाम की तुलना आप नहीं करते हैं। यहाँ आप अपना स्वार्थ दिखाने लगते हैं। 8वां पॉइंट में सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूंगा कि पीएचडी केवल एक उपाधि है। ठीक है? आपको उपाधि दिया गया है पीएचडी के लिए। हालांकि यूजीसी का गाइडलाइंस है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट या पीएचडी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। लेकिन पीएचडी उपाधि है और इस बेसिस पे आपको एक उपाधि के बेसिस पे 30 नंबर दे दिया जाए और नेट जो बेसिकली आपका पात्रता परीक्षा है जिसके आधार पे कल हो के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और चूंकि पीएचडी में 30 नंबर देने पे क्या होता है कि बहुत सारे नेट के जो विद्यार्थी हैं, अभी तक नेट वाले को 8 नंबर मिलता आ रहा है और जेआरएफ को 11 नंबर। तो जो नेट वाले विद्यार्थी हैं वह कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। चूंकि आपके पास 30 नंबर तो आप पीएचडी कर लिए हैं, आपके पास पीएचडी का उपाधि है, तो आपको 30 नंबर ऐसे ही मिल जा रहा है। तो मैं बस आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप निष्पक्ष रहिए और ये पीएचडी प्रणाली का उपयोग की बात वहीं करिए जब आपके प्रमोशन की बात होती है। कल हो के एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, वहां तक आप सीमित रखिए पीएचडी को। और पीएचडी आपको बहुत बड़ी उपाधि मिली है तो इसको आप एक पात्रता से
ज्यादा ना जोड़ के देखें। तो नेट चूंकि अगर इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो फिर नेट का परीक्षा लेने का क्या मतलब है? आप पीएचडी वाले को 30 नंबर दे रहे हैं, नेट को 8 नंबर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में पीएचडी वाला तो आपसे आगे निकल गया ना। अब चूंकि पीएचडी वाला सिर्फ पीएचडी किया हुआ है इसलिए वह आगे निकल गया, तो नेट वाले का फिर सरकार तो संसाधन और समय दोनों की बर्बादी कर रही है कि आप हर साल 2 बार नेट का एग्जाम ले रहे हैं, नेट जेआरएफ का एग्जाम ले रहे हैं कि जून में और दिसंबर में ले रहे हैं, तो फिर बंद कर देना चाहिए। मतलब समय का दुरुपयोग करने से अच्छा है कि आप बंद कर दीजिए इस चीज को, कि आप पहले ही बता दीजिए कि भाई तुम्हारे पास नेट रहेगा तो तुम तो नहीं हो पाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर, चूंकि एपीआई प्रणाली तुमको मार खाएगी। तो उस कंडीशन में सरकार को स्पष्ट रहना चाहिए और पीएचडी के उपाधि को ही उपाधि तक सीमित रख देनी चाहिए और पीएचडी वाले व्यक्तियों को भी मैंडेटरी कर दिया जाना चाहिए कि आपके पास नेट होना चाहिए। चूंकि नेट एक पात्रता परीक्षा है और प्योर यहाँ पे आपका कंपटीशन बेस्ड लोग आते हैं, प्योर कंपटीशन से ज्यादा संबंधित लोग आते हैं, जो सबसे ज्यादा ज्ञानवान जो नॉलेज रखते हैं वही लोग चुन के आते हैं। और वर्तमान समय में उनकी स्थिति को दर्शाता है नेट का सर्टिफिकेट या नेट का एग्जाम कि आप वर्तमान में क्या नॉलेज रखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले बहुत नॉलेज था, आज नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन में ध्यान रखनी चाहिए और एपीआई प्रणाली को खत्म कर देना चाहिए और साथ ही साथ प्योर कंपटीशन बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए, प्योर कंपटीशन होना चाहिए, कोई एपीआई प्रणाली नहीं होनी चाहिए। तो एपीआई का मैं विरोध करता हूँ और एपीआई प्रणाली नहीं होनी चाहिए, चूंकि यह प्रतिभावान लोगों को दीमक की तरह खा जाएगी। बाकी हमको तो गाली पड़ना ही है, चूंकि हम थोड़ा सा साहस करके बोले हैं, लेकिन बोले हैं इसलिए चूंकि हम लोग जो नेटधारी विद्यार्थी हैं, जेआरएफधारी विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छा हो, नहीं तो हम लोग कभी ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे और हमेशा पीएचडी का बलि चढ़ जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखिए और मैं जल्दी ही मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर कोई एक कमिटी या फिर एक संगठन टाइप का बना के, खासतौर पे विद्यार्थी छात्र संघ के जो हमारे नेता है उनसे बात करके मिले जुड़े और अपनी बात भी हम लोग राज्यपाल महोदय तक रखें, ताकि कम से कम हम लोग को भी या हमारे हक को, हमारी जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए, ना कि एपीआई प्रणाली। हम लोग हर तरह से एपीआई प्रणाली का विरोध करते हैं कि एपीआई प्रणाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई विद्यार्थी हो सकता है कि पहले बहुत पढ़ने में तेज हो सकता है, आज तेज नहीं हो, कोई पहले बहुत मूर्ख हो पढ़ने में, आज बहुत अच्छा हो पढ़ने में। दोनों कंडीशन और दोनों सिचुएशन को ध्यान में रख के डिसीजन होना चाहिए कि अभी जो आप, अगर आप में अभी टैलेंट है, आप में अभी काबिलियत है, आइए एग्जाम निकालिए और नौकरी ले जाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तमाम उदाहरण बड़े पड़े भरे पड़े हैं, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सारे उदाहरण भरे पड़े हुए हैं भैया। कोई और ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग बिहार में ही हैं, उदाहरण भरे पड़े हुए हैं और ऐसा सरकार को भी सोचना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए। आपकी क्या राय है जरूर बताइए और हम लोग आवाज उठाएंगे इस चीज के लिए। और कैसा लगा आपको वीडियो और क्या आपकी राय है जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। और इनफैक्ट के बेसिस पे हम लोग को आंदोलन आगे चल के अपनी बात भी रखनी होगी, नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हम लोग हाथ पे हाथ धरे रखें। ठीक है, तो हमें अपनी आवाज उठाने के लिए नेट और जेआरएफ के सारे विद्यार्थियों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरह का कोई अपडेट लेके आएंगे और बहुत ही जल्द गर्दनी बाग में भी एक आंदोलन चलेगा अपनी आवाज को रखने के लिए, चूंकि गर्दनी बाग जो पटना का है, यह बेसिकली एक अनशन या आंदोलन का गढ़ बन के रह चुका है। तो हम लोग भी वहां पहुंचेंगे, सब पहुंच रहे हैं, हम लोग भी पहुंचेंगे, हम लोग भी अपनी हक की बात करेंगे और जल्द ही करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और मिलते हैं फिर आगे के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा, क्या और सुधार इसमें किया जा सकता है। और अंततः मैं फिर यही कहूंगा कि पीएचडी धारी जितने भी हमारे बड़े, हमारे गुरुजन या फिर हमारे गार्जियन स्वरूप है, उनसे इस बात को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुरा ना माने और निष्पक्ष होकर मेरी बात को समझने का प्रयास करें, चूंकि एपीआई प्रणाली से हमको या हमारे जैसे बहुत विद्यार्थियों को मौका नहीं मिल पाएगा। जबकि हो सकता है कि हम आज काबिलियत रखते हैं लेकिन हमें मौका नहीं मिलेगा और हम अपने आप को बहुत अलग थलग महसूस करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि हमारे भी हक को, हमारी भी जरूरतों को ध्यान में रख के बात करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।